हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया है। और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर में जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1.8 क्या है। और ये जो एग्जांपल है ये नीट एग्जामिनेशन में भी आया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इन फिगर 1.13 ए, ये ए वाला फिगर है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स टू द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कर दी गई है, रिवर्स कर दी गई है। और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की जगह जो बी वाले में प्रोटॉन को गिराया जा रहा है, ठीक है ना। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और ये देखो फोर्स का डायरेक्शन बना दिया गया है नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है। और प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे ही लगेगा, ठीक है ना। अब देखो टाइम निकालना है। अब इनिशियली ये रेस्ट पर है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट पर है, इनिशियली प्रोटॉन भी रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो अपन एक जनरल केस ले लेते हैं, यहाँ पे जनरल केस इस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ पे एक चार्ज क्यू को रेस्ट से छोड़ा जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। और इस चार्ज पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और ये नीचे खींचा चला आएगा। तो देखो हमें पता आता है कि फोर्स F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो F इक्वल्स टू क्यू ही आ गए यहाँ से। अब फोर्स को आप न्यूटन्स के लॉ से लिख सकते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। और ये जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है ये दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है ना। प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है ये ये यहाँ पे 1.5 मीटर दी गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे एस मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगा सक रहे हैं, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को लगाने के लिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना पड़ता है। अब देखो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म दी हुई है और मास भी इसका सेम ही है। अगर चार्ज का मास, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है तो उसका मास वगैरह चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो। अब इनिशियली हमने जीरो में माना है, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखो टी बराबर आ जाएगा 2s/a अंडर रूट। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो। अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हो तो एक्सेलरेशन है क्यू ई अपॉन एम। तो ये आ गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2s मास ऑफ द चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए इसको रख के देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो इसको एनालाइज कर लो। देखो ये जो टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट एम के, ठीक है ना। आपको दिख गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम।
इसका मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण प्रोटॉन द्वारा लिया गया समय इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा होगा, है ना। इससे क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में आया हुआ है, बस यही यही पॉइंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए टाइम टेकन बाय हेवियर चार्ज पार्टिकल will be more than lighter charge particle। ठीक है, बट ये तभी यहाँ पे लागू होगा when we consider charge to be same for both the particle, है ना। जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दोनों का चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम नहीं हुआ तो हम लोग इस तरीके से रहेंगे कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास अपॉन चार्ज, ठीक है ना। उस अगर मान लीजिए एक ड्यूटरॉन है और एक प्रोटॉन है, या मान लीजिए हीलियम पार्ट, या मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है, तो उस समय इनका चार्ज भी अलग अलग होगा और मास भी अलग होगा। उस समय हमें देखना पड़ेगा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास बाई क्यू। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो हम लोगों ने चार्ज भी दोनों का चार्ज सेम ही होता है, बस उनका नेचर अलग होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, तो चार्ज तो दोनों का सेम ही है, इसलिए हमने से केवल मास को कंसिडर किया है। लेकिन अगर कोई और टाइप की बॉडी होगी, जैसे कि मान लीजिए अल्फा पार्टिकल या फिर ड्यूटरॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो उस समय हमें मास और चार्ज दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए आंसर निकालते हैं इनका। तो देखिए टाइम टेकन बाय, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालें तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन होगा अंडर रूट 2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 इंटू एस, एस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में करने के लिए आपको 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया 2s। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अपॉन चार्ज, चार्ज आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻4, तो ये है 2 इंटू 10⁻4। जब अपन इसका आंसर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन को 2.9 और ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड लगेगा ऊपर से लेके नीचे तक आने में। अब चलो यही चीज़ प्रोटॉन के लिए चेक कर लेते हैं। तो प्रोटॉन के लिए होगा 2 इंटू, देखो डिस्टेंस तो सेम रही, मास चेंज हो जाएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और चार्ज सेम रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻4। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, वो है 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोटॉन की, ये हो गया हमारा का स्पीड, प्रोटॉन का टाइम, ठीक है ना, ऊपर से लेके नीचे तक आने में प्रोटॉन के लिए टाइम। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इससे जल्दी पहुंचेगा क्योंकि ये 10⁻⁻7 है, और सॉरी 9 है, और ये 10⁻⁻7 है, तो ये जल्दी पहुंच रहा है और ये देरी से पहुंच रहा है उसके रेस्पेक्ट में। और देखो हमें ये वाला भी, हमारा रिलेशन भी यही बोल रहा था कि मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने के कारण प्रोटॉन के लिए गया प्रोटॉन के द्वारा लिया गया समय इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिए गए समय से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन का जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। अगेन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी, अगर ये तो चार्ज दोनों का सेम था, अगर दो ऐसी बॉडी है जिनका चार्ज भी अलग अलग है तो आपको मास अपॉन चार्ज दोनों ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, और भी कुछ बोल रहा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, ये तो हो गया। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी।
तो अगर अपन फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी देखें, तो फॉर फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, आपको याद होगा अपन ने वन डायमेंशन मोशन में पढ़ता है, फॉर फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, तो उस स्थिति में अगर आप किसी पत्थर को भी ऊपर से फेंको और पत्ते को भी, हल्के से पत्ते को भी ऊपर से फेंको, तो दोनों सेम ही टाइम में नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी में या फॉल अंडर द ग्रेविटी में जो टाइम टेकन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉडी के। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों कंसेप्चुअल है और ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल हो गया। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के एनसीईआरटी का एक और सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 point charges q1 and q2 of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart। ठीक है, calculate the electric field at point A, B and C as shown in the figure। तो एक काम करते हैं, फिगर को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए पॉइंट, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है -10⁻⁻8 कूलम। तो अपन इसी के अंदर करते हैं। तो ये है 10⁻⁻8 कूलम और ये है -10⁻⁻8 कूलम। तो हमें, और ये 0.1 मीटर एक दूसरे से दूर है, तो ये देखो 0.1 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस 0.1 है, तो अगर इनका आधा आधा कर देते हैं तो ये 0.05, ये 0.05। ठीक है ना, अब हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले हम लोग पॉइंट ए पर अपने आप को फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो आइए पॉइंट ए पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन लेके करेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे तीनों को। सबसे पहले इसको करते हैं। ये है 10⁻⁻8 कूलम, ये है -10⁻⁻8 कूलम और जो पॉइंट ए था वो पॉइंट ए यहाँ पे, ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर और ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है ना, तो अगर हम ई पॉजिटिव के लिए लिखें, है ना, पहले ये पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को पॉइंट ए के लिए अलग करेंगे, बी के लिए अलग करेंगे, सी के लिए अलग करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग करके करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू है 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर है 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, अब नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने ग्रीन रंग से बनाया, तो देखो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टर्मिनेट होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए इधर होनी चाहिए, इस पर एंड होनी चाहिए, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ रही है। ठीक है ना, तो अगर हम पॉइंट ए में देखें तो में अगर हम लोग पॉइंट ए में देखें तो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो नेगेटिव के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो भी होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सिमेट्री से दोनों के बीच में डिस्टेंस वगैरह, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है, तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी
वो उतनी ही आएगी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और ये वैल्यू होती है 6 2 12, 3 2 6 7, तो ये हो गया 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और हम इसको ईस्ट डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग पॉइंट बी में निकाल। तो पॉइंट बी में निकालने के लिए दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, देखिए डायग्राम मैंने बना लिया है। देखो ये 10⁻⁻8 है और ये -10⁸ है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली दूर होती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से यहाँ पे बनाया है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जाके टर्मिनेट होती है। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को इस तरीके से बनाते हैं, ग्रीन से बनाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव को एक दूसरे के ऑपोजिट में होना है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव के लिए अगर निकालते हैं, तो पॉजिटिव के लिए डिस्टेंस कितना है 0.05। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के कितना है, के है 9 इंटू 10⁹9। क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻, नहीं, क्यू है 10⁻⁻8। क्यू है 10⁻⁻8, और आर स्क्वायर कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन ने ये पहले सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर था 3.6 इंटू 10⁴। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लें, तो ये हो जाएगा अगेन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या और इंटू 10⁹9। ये हो रहा है 9 इंटू 10⁹9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.015 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इसका आंसर आता है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो आपको ऑब्वियसली बात है, देख पा रहे होगे कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ज़्यादा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव वाले की डिस्टेंस ज़्यादा है। एज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस जितना बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अब की बार होगी ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव वाले के लिए है 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और इसका आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब पॉइंट सी पर निकालते हैं। तो आइए पॉइंट सी पर के लिए नया डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया एट पॉइंट सी, ठीक है। तो ये हो गया 10⁻⁻8 कूलम, और ये हो गया -10⁻⁻8 कूलम, और यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट सी है, और ये है हमारा 0.1 मीटर। और अगर अपन डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये है 0.05 मीटर, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और अगर अपन नेगेटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो नेगेटिव वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी।
ठीक ठीक है ना। तो बच्चों हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज हुई, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स द चार्ज हुई, ठीक है ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे ई लेते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई क्यों लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड ई को लिया, ठीक है ना। देखो अगर हम पॉजिटिव वाले के लिए बात करें, तो अगर हम ई पॉजिटिव वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे ई पॉजिटिव के लिए होता है के क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, और आर का होल स्क्वायर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर अपन ई नेगेटिव के लिए बात करें तो ई नेगेटिव में भी होगा के क्यू अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्यू के भी सेम है, क्यू भी सेम है, 0.1 का होल स्क्वायर भी सेम है, तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब देखो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है ना, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो सबसे पहले ये वाला एंगल थीटा निकालते हैं। अब देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, नहीं कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है। हम लोग अभी निकाल के भी देखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सबसे पहले तो कॉस थीटा निकालते हैं। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 0.05, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 0.1, तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो थीटा बराबर कितना हो चुका है 60 डिग्री हो चुका है, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो सिमेट्री के कारण, तो सिमेट्री के कारण अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे सिमेट्री के कारण देखें तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और नीचे वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ई कॉस 60, और इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ई कॉस 60, दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे। देखो रेड पेन से वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ई साइन 60, और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ई साइन 60, ठीक है ना। तो ये ई साइन 60 और ई साइन 60 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे 10 टू द पावर -8 होता और यहाँ पे 10 टू द पावर -9 या -10 होता, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया है 2E cos 60, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2E cos 60, कितना होता है cos 60 हाफ होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर ही होना चाहिए, या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, एनी ऑफ द चार्जेस के बराबर होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी ऑफ द चार्जेस या E के बराबर। अच्छा एक और चीज से आप देख सकते हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब जो आंसर है वो E होना चाहिए, ठीक है ना। देखो हमने एक ऐसा कूलम्स के नियम में भी एक क्वेश्चन किया था। देखो ये भी E है और ये भी E है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2, और 120 डिग्री होने से जो रिजल्टेंट होता है वो E ही होता है। तो बस अब हमें सॉल्व करना है। तो E बराबर कितना हो जाएगा k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो k कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है 10 टू द पावर -8, अपॉन कितना हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 इंटू 10, और ये 0.1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, और ये 0.1 भी ऊपर आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब प्रैक्टिस के लिए ये दोनों जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना काफ़ी अच्छे हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से, और एग्जामिनेशन में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नीट हो, जेईई मेन हो, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ठीक है बच्चों। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे तो हम लोगों ने पढ़ाई कर ही ली थी लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन अब डाइपोल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।